बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 होमियोस्टेसिस का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स में पढ़ा था। आज हम लोग होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ने लगे हैं। सो हमारे में होमियोस्टेसिस 3 मेन आपके ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से होता है। एक है लंग्स जिनमें गैसेस एक्सचेंज होती है, स्किन जो कि आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है स्वेटिंग के जरिए, और आ जाता है किडनी जो कि आपकी यूरिन की फॉर्मेशन करती है, बॉडी से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको रिमूव करती है। सो आपकी जो इन तीनों बाकी तो सब जो रोल प्ले कर रहे हैं, सो जो आपकी जो किडनी है ये मेजर रोल वाटर को बैलेंस करने में कर रही है। इसलिए हम लोग आज किडनी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम ऑफ किडनी। सो हम लोग पहले तो पूरा सिस्टम थोड़ा पढ़ते हैं कि सिस्टम में चीजें क्या आ जाती हैं। पेयर ऑफ किडनी आ जाती है, पेयर ऑफ यूरेटर आ रहा है, यूरिनरी ब्लेडर आ रहा है, और एट द एंड यूरिथ्रा आ रहा है। यानी किडनी में जब आपका यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है तो वो फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर से होता है, यूरिनरी ब्लेडर में आके स्टोर हो जाता है। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, फोर्स जब लगती है ऊपर से और, तो फिर वो यूरिथ्रा के जरिए आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। अब हम लोग अगर किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़े तो हम देखेंगे कि किडनी में 2 रीजन होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन होता है, और रीनल मेडुला जो कि अंदर वाला रीजन होता है। ठीक है, रीनल मेडुला के पास पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है रीनल पैरामिड्स। फिर आप आ जाए बेस में, यहाँ पे तो यहाँ पे ये पूरा जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है ये हीलक्स आ जाता है। हीलक्स से आगे आपकी जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो रीनल पेल्विस में आती है, रीनल पेल्विस से वो यूरेटर में चली जाती हैं। अब अगर हम लोग इसी एक किडनी के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखें तो हम देखेंगे कि किडनी के अंदर एक रीनल पैरामिड और एक रीनल पैरामिड में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एक्चुअली ये वो स्ट्रक्चर है जो कि पानी को फिल्टर, यानी आपके ब्लड से पानी को फिल्टर कर रहा है और पानी को यूरिन की फॉर्मेशन में बना रहा है। इसलिए ये नेफ्रॉन आपकी किडनी का जिसे कहते हैं ना यूनिट ऑफ सेल जिस तरह है। ठीक है, तो किडनी का यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। सो एक पैरामिड में अब नेफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका यहाँ पे ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ रहा है। ग्लोमेरुलस एक्चुअली भी क्या है, ये आपका कह लो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज हैं वो ज्वाइन की हुई है, और यहाँ पे एक गुच्छा सा बना हुआ है। और ये गुच्छा किसके अंदर है? ये गुच्छा एक सी शेप कप में है जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल के अंदर है। सब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिलरीज में से आपको पता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ब्लड, प्रोटीन, इनकी बजाय बाकी सारा कुछ इनमें से एक्सचेंज हो सकता है। सो यहाँ से फिर सारा पानी जो है वो यानी फिल्टर आउट होके आपके वोमेन कैप्सूल में आ जाता है। वोमेन कैप्सूल से फिर आगे वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है। वहां से आप आगे आओ तो ये एक यू शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसको लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। इस लूप के 2 लिम्स हैं, एक असेंडिंग लिम्स है जो नीचे आ रहा है, एक असेंडिंग लिम्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये आगे कन्वर्ट आ जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक कलेक्टिंग डक्ट में आती है, और फिर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स कंबाइन करके पेपिलरी डक्ट्स बनती हैं, और वो फिर आगे यूरेटर तक जाती हैं। ठीक हो गया, ये तो आपका स्ट्रक्चर मैंने आपको ग्लीजेस बता दिया। अभी हम बुक से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 टॉपिक और हैं, फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड ऑल्सो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमारा एक जिसको कहते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ किडनी, ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा आज। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप आ जाए बुक के पेज नंबर 21 पर। जी स्टूडेंट, दिस इज योर बुक पेज नंबर 21, होमियोस्टेसिस इन ह्यूमंस। Like other complex animals, humans have highly developed system for homeostasis. The following are the three main organs which work for homeostasis. First is lungs. Lungs remove excess carbon dioxide and keep it in balance. आपकी बॉडी से जो पहला ऑर्गन है वो कौन सा है? लंग्स। वो क्या कर रहा है? वो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव कर रहा है। स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। स्किन क्या कर रही है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स हैं वो पानी के जरिए, स्वेट के जरिए वो भी आपकी बॉडी से रिमूव कर रही है। देन आ जाता है किडनी। द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स द यूरिन। सो हम तीनों को 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्किन। We know that our skin consists of 2 layer। आप पढ़ के आ चुके हो। 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस होती है और एक डर्मिस होती है। एपिडर्मिस ऊपर वाली आउटर लेयर है और डर्मिस नीचे वाली लेयर है। एपिडर्मिस डेड होती है, जबकि जो डर्मिस है उसमें बहुत सारी आपकी नर्व्स की एंडिंग्स और रिसेप्टर सेल्स वगैरह सब उसमें होते हैं।
सो पढ़ते हैं डिटेल में। एपिडर्मिस इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स, वाइल डर्मिस इज द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। यानी आउटर वाली में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वो डेड होती है। ब्लड वेसल्स के साथ साथ डर्मिस में क्या होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड भी होते हैं, हेयर्स एंड फैट सेल्स भी होते हैं। स्किन परफॉर्म इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। जो वो हमारी बॉडी में डर्मिस जो लेयर है उसमें जो फैट लेयर है वो एक्चुअली आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फ्रॉम गूज बम्प्स, इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। अब वो क्या करें, जब सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं तो जो जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, आपके जो हैंड्स के आर्म्स के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, वो अचानक से जब सर्दी लगती है या कुछ डर और फियर और फ्लाइट का मैकेनिज्म होता है तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है और वो आके यहाँ पे जो आपके ये सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, हेयर फॉलिकल सेल्स, इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके हेयर स्ट्रेटन हो जाते हैं। जब वो स्ट्रेटन हो जाते हैं तो हम कहते हैं गूज बम्प्स हो गए, यानी कि रोंगटे खड़े हो गए हैं, ठीक है, उसको कहते हैं गूज बम्प्स का होना। और जब ऐसा होता है तो उन जो हेयर छोटे छोटे आपके स्मॉल हेयर है उनके बीच में जो हवा होती है ना वो वहीं ट्रैप हो जाती है और जैसे वो वहां ट्रैप हो जाती है वो वहां पे वार्म एयर का काम करती है, यानी आपकी अंदर की हवा को अंदर रहने देती है। बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रहने देता है, बाहर चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है। बेसिकली ये सर्दियों का वो फिनोमेना बता रहे हैं, गर्मियों में तो कम ही ऐसा होता है, सर्दियों में ज्यादा होता है, ठीक है। सो सर्दियों में आपके जो ये इसलिए तो कहते हैं कि बालों का होना या पोर्स का होना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, ठीक है। ये आपकी बॉडी को इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। Similarly, skin helps in providing cooling effect when sweat is produced and by sweat glands and excess body heat escape through evaporation. आपने देखा होगा जिनको पसीना आता है वो बहुत ठंडे रहते हैं। अगर आपकी मम्मा किचन से होकर आई है ना, उनको पसीना बहुत आया हुआ है तो वो ठंडी होगी एज कम्पेयर टू आप अंदर रूम में बैठे हुए हो, ऑल्दो वो किचन से होकर आई है गर्मी से। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको स्वेट गर्मी में थी तो उनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हुई, तो जब स्वेटिंग होती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी पीछे से ठंडी हो जाती है। सो जिनको स्वेटिंग होती है वो ज्यादा ठंडे रहते हैं, ठीक है। सो वो यहाँ पे ये कहने की बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी स्किन एक आपका हेल्पफुल ऑर्गन है। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिन, यूरिक एसिड आर ऑल्सो रिमूव इन स्वेट। अगर तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट ये बन रहे हैं एक्सेस में और ये पानी में डिजोल्व हो रहे हैं और पानी स्वेट के जरिए बाहर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये मेटाबॉलिक वेस्ट भी आपकी बॉडी से बाहर आ रहे हैं। देन आ जाता है लंग्स। In the previous chapter we have learned how lungs maintain the concentration of carbon dioxide in the blood. Our cells produce carbon dioxide when they perform cellular respiration. From cells carbon dioxide diffuses into tissue fluid and from there into the blood blood carries carbon dioxide to lungs from where it removed in air. यानी इन्होंने पूरा आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म यहाँ बताया है कि लंग्स क्या काम कर रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए और कितनी बाहर आनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी जानी चाहिए और कितनी बाहर रहनी चाहिए, वो सारा इन्होंने बताया है कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो आपके एल्विलाई तक आती है, एल्विलाई से फिर वो आगे लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से फिर वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाती है। देन आ जाता है आपका मेन टॉपिक, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। The excretory system of human is also called the urinary system. It is formed of one pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder, and a urethra. सो वो उन्होंने मैंने जो आपको भी स्ट्रक्चर्स बताए थे उन्होंने आपको यहाँ पे वो बताया कि ये किन किन चीजों से बनी है। पेयर ऑफ किडनी से बनी है, यूरिटर है और ब्लेडर है और यूरिथ्रा है, ठीक है। किडनी फिल्टर्स द ब्लड प्रोड्यूस यूरिन, किडनी फिल्टर्स ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड द यूरिटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लेडर। द ब्लेडर टेम्पररी स्टोर यूरिन अंटिल इट इज रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी। यूरिथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू आउटसाइड द बॉडी। जो मैंने अभी सब आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे उन्होंने अगेन वही सब बातें बताई हैं कि किडनी में आपका यूरिन बन रहा है, किडनी से फिर वो यूरिटर में आ रहा है, यूरिटर से एक यूरिटर जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रही है, यानी किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में लेके आ रही है। यूरिनरी ब्लेडर में आपका यूरिन स्टोर रहता है और फिर उसके बाद वो वहां से बॉडी से बाहर थ्रू यूरिथ्रा आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को आप डिटेल में देखते हैं।
किडनी आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन, डार्क रेड कलर में होते हैं और बीन शेप की तरह के होते हैं। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। ये उन्होंने उसका आपको कह लो कि हाइट, विड्थ और थिकनेस बता दी है। एंड वे अबाउट 120 ग्राम। कुछ बच्चों की बुक में 127 लिखा होगा, ठीक है, ये मेरी ओल्ड बुक है इसलिए 120 ग्राम लिखा हुआ है, 127 ग्राम है। इसके बाद कह रहे हैं दे आर प्लेस अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी बैक साइड पे है थोड़ी सी आपकी एब्डोमिनल जो कैविटी है, यानी जो पेट वाली जो सी रीजन है, ठीक है, उसकी बैक साइड पे थोड़ी सी जस्ट बिलो डायफ्राम। अगर लंग्स वाला चैप्टर याद है तो नीचे हमने देखा था लंग्स के नीचे डायफ्राम होते हैं, सो डायफ्राम के नीचे आपकी किडनीज आ जाती हैं। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बीच में आपका वर्टिब्रल कॉलम है, तो वो कह रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के एक तरफ होती है राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे होती है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स, जो आपकी ऊपर वाली बाकी सब रिब्स हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं और जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो आपकी किडनी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। द लेफ्ट किडनी इज अ लिटिल हायर देन द राइट। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा ऊंचा है, ये थोड़ी सी नीचे है, ठीक है। सो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेफ्ट किडनी आपकी थोड़ी सी ऊंची होती है और राइट किडनी नीचे होती है। देन आ जाए नेक्स्ट पेज पे। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो ये वाली साइड है आपकी किडनी की, ये वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही है। देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हेलिक्स नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, यानी जो यही रीजन है इसको वो हेलिक्स का नाम दे रहे हैं। ये जो अंदर की तरफ दिया हुआ है इस रीजन को वो हेलिक्स रीजन का नाम दे रहे हैं। दिस इज द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व एंटर एंड लीव्स किडनी, यानी ये वही रीजन है जहां से देखो रीनल आर्टरी भी है, रीनल वेन भी है, रीनल पेल्विस यूरेटर तक जा रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से ये आपकी किडनी का दरवाजा कह लो, दरवाजा है, ठीक है, यहाँ से हर चीज अंदर बाहर आ जा रही है। The longitudinal section of the kidney shows 2 regions. Renal cortex is the outer part of kidney and it is dark red in color. जो outer part है मैंने बताया भी है वो आपको, वो उसका क्या नाम है, renal cortex, और ये क्या इसका क्या कलर है, ये dark red color में है। Renal medulla is the inner part of kidney and is pale red in color. जो renal medulla है वो अंदर की तरफ का है और pale red मतलब हल्का रेड है, ठीक है। डार्क रेड आउटर है और लाइट रेड अंदर वाला, सो आप लाइट का नाम नहीं लिखोगे, आप उसकी जगह पेल लिखोगे। देन आ जाता है रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप एरियाज कॉल्ड रीनल पैरामिड्स, जो कि मैंने अभी डायग्राम में भी आपको एक्सप्लेन किया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका रीनल पैरामिड्स का आ जाता है। रीनल पैरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस विच इज द बेस ऑफ यूरेटर, ठीक है। यहाँ पे यानी जितने भी आपके ये फनल शेप स्ट्रक्चर पैरामिड्स हैं, इनमें से जितने भी ये सब निकल रहे हैं वो आपके इस रीजन में आते हैं रीनल पेल्विस से। रीनल पेल्विस बेस है और बेस से होते हुए फिर आगे आपका यूरेटर कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। देन आ जाता है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ, आपको जस्ट इतना सा भी पूछा जा सकता है यूरिनरी सिस्टम बता दें, जस्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आपने यहाँ तक लिखना होता है, ठीक है, यानी नेफ्रॉन का आप जस्ट आपने पूरा स्ट्रक्चर बताया और यहाँ तक नेफ्रॉन का थोड़ा सा बताया, डेट्स इट। और समटाइम्स जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ जाता है जिसमें आपको ये सब लिखना होता है, ठीक है। अगर यूरिनरी सिस्टम के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये डायग्राम बनानी है, किडनी के ऊपर स्ट्रक्चर आता है तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है, और अगर नेफ्रॉन पे आता है तो जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है वो आपने बनानी है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन से, ठीक है। So the functional unit of kidney is called nephron. There are over 1 million nephron in each kidney, ठीक है। एक किडनी में ही कितनी ज्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं आप खुद सोच लें, तो आपके पास तो 2 किडनीज हैं। There are 2 parts of nephron, that is renal corpuscle and renal tubule. जो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर्स हैं उनको renal tubule का नाम दिया है, और जो आपके ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल थे उनको उन्होंने renal corpuscle का नाम दिया। Renal corpuscle is not tubular and has 2 parts, that is glomerulus and Bowman capsule. Glomerulus is a network of capillaries while Bowman capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसका नाम Bowman capsule है उसके अंदर हैं आपके ग्लोमेरुलस यानी के कैपिलरीज। यहाँ पे भी उन्होंने यही चीजें बताई हैं। Then blue box आ जाए, the capillary of the glomerulus arises from the afferent arterioles and joined to form efferent arteriole, यानी यहाँ से जो अंदर आ रही हैं अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊं, यानी ये जो चीजें हैं, ठीक है, एक अफेरेंट है और एक इफेरेंट है, लेकिन दोनों हैं आर्टरीज ही अभी,
ये वेन में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो आर्टरीज ग्लोमेरुलर, जो कैपिलरीज ग्लोमेरुलस में है वो किससे बन रही है, वो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स डिवाइड करके कैपिलरीज बना रही हैं। अगेन जो कैपिलरी आगे ज्वाइन करके वो क्या बना रही है, वो वेन नहीं बना रही, वो इफेरेंट आर्ट्रियोल बना रही है किडनी से। जब किडनी से ये यहाँ यानी इधर से वो एफेरेंट आर्ट्रियोल ही बह रही है, लेकिन यहाँ आके वो बाहर आके वेन में कन्वर्ट होगी और फिर वो रीनल वेन एक बनेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाए, द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी ये आपका एक पार्ट था रीनल कॉर्पस्कल वाला, अब दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल है। सो रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स फ्रॉम बोमेन कैप आफ्टर बोमेन कैप्सूल। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन यू शेप नोन एज लूप ऑफ हेनले, एंड द लास्ट पोर्शन इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी जो आगे ट्यूब्यूलर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे रीनल ट्यूब्यूल में आ रहे हैं, और तीन स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कंबाइन करती हैं तो क्या बनता है, द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, मेनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड्स कैपिलरी डक्ट्स विच ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। सो यहाँ तक आपका हो गया किडनी यानी ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है किडनी का। अगर वो किडनी का स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आपने यहाँ तक लिखना है, फिगर नहीं लिखनी, यानी ट्यूब्यूल तक लिखना है और साथ में ये डायग्राम बनानी है। और अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछते हैं तो फिर आपने यहाँ से द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी से स्टार्ट करके पूरा एंड तक जाना और साथ में ये जो नेक्स्ट पेज पे ये वाली जो डायग्राम है आपने ये बनानी है। ठीक हो गया। अब आ जाए फंक्शनिंग ऑफ किडनी पे, यानी अब हमने स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब ये फंक्शन कैसे कर रही है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन का काम करना है, यूरिन बनाती है, विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। तो यहाँ पे यूरिन कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है, कैसे बन रहा है, 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप आ जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और तीसरा स्टेप आ जाता है आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। या फिर आप ये कह लो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर फिल्ट्रेशन में ही है। फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, the first step is pressure filtration when blood enters the kidney where the renal artery, जो हमने ये बताया था, ठीक है, आर्टरी से आ रहे हैं, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. The pressure of blood is very high and so most of the water, salt, glucose and urea of blood is forced आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यानी कि यहाँ पे आपको पता है कैपिलरीज में वैसे ही प्रेशर बहुत हाई होता है, तो जब प्रेशर हाई होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो सिवलेक स्ट्रक्चर है उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। दिस मटेरियल passes into the Bowman capsule and is now called glomerular filtrate। सॉरी, जैसे ही वो यहाँ से आपके ग्लोमेरुलर से पास करके वो जितनी भी वाटर और उसमें यूरिया सॉल्ट जितने भी कंटेंट है वो आपके यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में आएगा, तो वो अब आपका पानी नहीं बनेगा, उसका पानी का नाम नहीं दोगे, अब उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सेकेंड स्टेप, द सेकेंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी दोबारा से मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे आपका 99% पानी सारा का सारा आपके ब्लड से यहाँ आ जाता है। कह लो कि यहाँ जो ये सिर्फ की जो छन्नी का जो वो है ना एक सुराख, वो बहुत मोटा है, ठीक है, यहाँ बहुत मोटे मोटे सुराख हैं, तो उन सुराखों में से सारा का सारा पानी, उसमें जितने डिजोल्व कंटेंट है वो सारा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनके आपके बोमेन कैप्सूल में आ गया। अब आपकी बॉडी को पानी चाहिए भी तो है ना, अब सारा ही अगर यहाँ आ जाएगा तो बॉडी को फिर पानी कहाँ से मिलेगा। सो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में। सो अब यहाँ से जितना जितना यहाँ जहां जहां पानी जाता जाएगा, इनमें कहीं कहीं रीजन में पोर्स हैं, सो उन पोर्स में से वो पानी दोबारा आपकी बॉडी में, इस सारी ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द भी कैपिलरीज हैं, ठीक है, सो इसमें से फिर वो सारा पानी कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए इसका नाम दिया है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीनों ही मैकेनिज्म पानी को रीअब्जॉर्ब करने में यूज हो रहे होते हैं। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से क्या हो रहा है, पानी और उसके साथ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो रहा है। हेयर सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। और वो कह रहे हैं कि जो सॉल्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं और पानी ऑस्मोसिस से हो रहा है।
The descending loop of Henle allow the reabsorption of water while the ascending loop of Henle allow the reabsorption of salt. MCQs में पूछा जाता है कि ascending loop से क्या reabsorb हो रहा है और descending से क्या हो रहा है, ठीक है। So ascending से आपका water reabsorb हो रहा है, सॉरी descending loop से आपका water reabsorb हो रहा है और ascending loop से आपका salt reabsorbs हो रहे हैं। The distal convoluted tubule again allow the reabsorption of water into the blood, और distal convoluted tubule से भी blood water blood में वापस जा रहा है। यानी आप कह लो पानी तो तीनों ही जगह से जा रहा है, proximal से भी, distal से भी और loop of Henle से भी। बाकी ग्लूकोज और सॉल्ट हैं जो कि आपके कह लो कि अलग अलग रीजन से जा रहे हैं। proximal convoluted tubule से आपका क्या कहते हैं वो ग्लूकोज जा रहा है और जो सॉल्ट्स हैं वो आगे जो नीचे लूप ऑफ हेनले से जा रहे हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिफरेंट आयन, केराटिनाइन, यूरिया एटसेट्रा आर सिक्रीटेड from blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood at a normal pH, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आपके जो ब्लड के अंदर सॉल्ट्स और आयंस और यूरिया वगैरह ये सब चीजें थी, ये पानी के साथ रीअब्सॉर्ब होकर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ गई, ठीक है। लेकिन अब आपकी बॉडी में भी तो इन आयंस की जरूरत है। सो आपकी बॉडी क्या करती है, जो कि यूजफुल आयंस है वो खुद, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इधर खुद वो यूजफुल आयंस की सिक्रीशन हो जाती है और वो सिक्रीट होकर आपके इधर से ही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज में। और ऐसा क्यों है, ब्लड का पीएच को मेंटेन रखने के लिए। और ब्लड का पीएच क्या है, 7.35 to 7.45। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या है। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन। यानी अब जो यहाँ तक आ गया वो यूरिन बन गया। इट मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द पेल्विस। अब ये उन्होंने सारे आपको यूरिन में क्या क्या चीज कितनी कितनी होती है उन्होंने वो आपको बताई है। वाटर 95%, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयन 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयन एंड पोटेशियम एंड अदर आयंस, ठीक है। इसको एमसीक्यूज में आता है, आपने इसको पढ़ना है। ब्लू बॉक्स आपके पेज नंबर 24 पे, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपकी कैपिलरीज में से जस्ट स्मॉल आयंस पास होते हैं, ब्लड नहीं जाता क्योंकि ब्लड सेल्स मोटे होते हैं, बड़े होते हैं और इनकी जो होल स्ट्रक्चर होता है वो बारीक होता है, उसमें से ब्लड या फिर प्रोटीन्स नहीं पास होते हैं। पेज नंबर 25 पे आपका आ जाता है, एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनल फिल्टर्ड वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अगर 99% आपका पानी अब्जॉर्ब हो रहा है या इवन 100% भी पानी अब्जॉर्ब हो रहा है तो 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है सारा का सारा बॉडी में वापस, और जस्ट 1% आपका कलेक्टिंग डक्ट में आता है। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस बाय एन एवरेज एडल्ट इज अबाउट 1.4 लीटर पर डे। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जो सा है उसका यूरिन की फॉर्मेशन एक दिन की कितनी है, 1.4 लीटर है। ये भी एमसीक्यूज में आता है। देन आ जाता है आपका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी में जो ये पानी का मेंटेनेंस बैलेंस है वो कैसे हो रहा है। आप पानी कम पीते हो तो किडनी यूरिन कैसा फॉर्म यानी बनाती है, और अगर आप पानी ज्यादा पीते हो तो फिर वो कैसा फॉर्म कर रही है यूरिन आपका। Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood and other body fluids. Kidney play important role in osmoregulation by regulating the water content of blood. It is an important process as excessive loss of water concentrate the body fluid, whereas excessive इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट देम, ठीक है। यानी मैंने अभी जो बात आपको बताया ऑस्मोरेगुलेटरी यानी मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। सो किडनी ये काम करती है, वो कह रहे हैं कि किडनी बहुत ज्यादा पानी पी लें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाती है, और अगर बहुत ज्यादा पानी ना पिए तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाती है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो ये दो कह लो कि कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है, कि दो कंडीशन, या पानी बहुत ज्यादा पीना है या पानी ना पीना है। या आप ऐसे कह लो अपनी एक रोजे वाली हालत ले लो जिसमें आप कुछ खा पी नहीं रहे हो, तब आपका यूरिन कैसे बनता है, और एक आप नॉर्मली अपना एक डे ले लो जिसमें आप पानी शानी पी रहे हो, तब आपका पानी कैसा बनता है। सो व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव वाटर इन बॉडी फ्लूइड, यानी जब आपने पानी बहुत ज्यादा पिया होता है, किडनी फॉर्म डाइल्यूट हाइपोटोनिक
डाइल्यूट मतलब हाइपोटोनिक यूरिन, यानी कि उसमें पानी बहुत ज्यादा है और सॉल्ट्स की अमाउंट कम है। फॉर दिस पर्पज किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन कैप्सूल। अब आपकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा है, सो किडनी में भी पानी ज्यादा आएगा। सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्यूब्यूल्स है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स, उनमें पानी का जो रीअब्सॉर्प्शन का काम था, यानी पानी ने जो वापस रीअब्सॉर्ब होना था, वो नहीं होगा, वो बहुत कम होगा। ठीक है, लेस वाटर, ये जो यहाँ लिखा है ना, सिमिलरली लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब, यानी कि 100% पानी जो बोमेन कैप्सूल में आ गया था, उसके बाद आगे जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें रीअब्सॉर्ब भी तो हो रहा था ना, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रीअब्सॉर्ब होगा ना, वो वहां पे अब पानी कम रीअब्सॉर्ब होगा। जब पानी कम रीअब्सॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट बनेगा। देन आ जाता है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। When there is shortage of water in body fluid, kidney filters less water from glomerular capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. So वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आपने पानी कम पिया होता है तो क्या होता है, किडनी में पानी एक तो ग्लोमेरुलर से ही कम आता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल में कम आता है, और जितना बोमेन कैप्सूल में आता है वो भी ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस। ठीक है, less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated hypertonic urine, यानी कि फिल्ट्रेशन भी कम हुई है, रीअब्सॉर्प्शन भी ज्यादा हुई है, तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिन कम प्रोड्यूस होगा, और जब यूरिन कम प्रोड्यूस हो रहा होगा उसमें पानी कम होगा, और आपके जो सॉल्ट्स और मेटाबॉलिज्म दूसरे हैं वो ज्यादा, मेटाबॉलिक वेस्ट जो उनसे वो ज्यादा होंगे। It increases the volume of body fluid to normal. This whole process is under hormonal control. और ये सारा का सारा प्रोसेस, चाहे ये ऊपर वाला हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये सारा आपके हार्मोनल कंट्रोल में होता है। हार्मोन्स किडनी को आके मैसेज देते हैं कि बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है तो ये वाला आपने काम करना है, पानी कम है तो ये वाला काम करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपका ये जो जितना भी टॉपिक था ये सारा का सारा लॉन्ग में है। फंक्शन ऑफ किडनी भी लॉन्ग में आता है, और उसमें रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी ये वाला भी लॉन्ग में आ जाता है, स्ट्रक्चर भी लॉन्ग में आ जाते हैं। सो आप ये समझे कि आपका जो पुराना पीछे तक जितना था वो शॉर्ट था, अब जो आज से आपका स्टार्ट हो गया ये सब लॉन्ग है। ये वाला सारा आपका जो टॉपिक है ये लॉन्ग है, और आपने लॉन्ग को अच्छे से लिखना है, याद करना है, डायग्राम लास्ट में बनानी है। ये तीनों डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।